हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। मेरा नाम विनीत है और मैं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी में ज्योग्राफी की फैकल्टी हूँ। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कैसे कवर करें कम्प्लीटली। इसमें हमारे 5 ब्रॉड थीम्स रहेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का, प्रीलिम्स का, मेंस का। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट, जो बुक्स आपको फॉलो करनी है पढ़ने के लिए। थर्ड चीज, हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पे, हम बस केवल बताना चाहेंगे कि कितने वाइड एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स करते हैं हम वो भी बताएंगे कि जिन मिस्टेक्स को आप लोगों को अवॉइड करना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं ज्योग्राफी के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो ये अपना वीडियो है, कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, सोर्सेज अलोंग विद प्रिपरेशन प्लान। सबसे पहले एक बार ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का ट्रेंड है। 2016 हो गया, 17, 18, 19 से लेकर हमने 25 तक के क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें। तो ऑन एन एवरेज 10, 12, 11, 12, 9 से 11, 12, तो इतने क्वेश्चंस 2021 तक आते रहे हैं। उसके बाद से ये क्वेश्चंस अप टू 16 अप टू 20 क्वेश्चंस एंड अगेन 12 to 13 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं क्वेश्चंस ये। तो ज्योग्राफी का धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रहा है यूपीएससी के अंदर। इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा है, कभी कभी फोकस यूपीएससी का चेंज हो जाता है, कभी कभी वो हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी ज्योग्राफी के ज्यादा पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो एचसीएस में भी पिछले 5 एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें ट्रेंड ये रहा है कि 11, फिर 14, 16 एंड देन 14 to 15 क्वेश्चंस, ये काफी अच्छा वेटेज रखते हैं। और एचसीएस स्पेसिफिकली ज्योग्राफी हो चाहे अदर सब्जेक्ट्स हो, इस बार जब हमने 2026 के प्रीलिम्स पेपर का जब एनालिसिस किया था हमने, तो ये उसमें पता चला था कि ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द पेपर वाज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटीज। सो इट इज वेरी मच डूएबल इफ यू प्लान वेल इन एडवांस। अब इसका जो सिलेबस है वो अपने को देखना होगा। अब हमें इस बात का पता है कि 2026 का जो एचसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दोनों सिलेबस यूपीएससी से अलाइन हो चुके हैं। तो जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है वो सेम वर्ड टू वर्ड हमारा एचसीएस का सिलेबस हो गया है। प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर केवल एक लाइन लिखी हुई है जिसमें ज्योग्राफी के बारे में बोला गया कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी विच इंक्लूड्स फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसमें इंडिया का भी आएगा और वर्ल्ड का भी आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगी, सोशल ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आएगी। फिजिकल के अंदर हमारे 4 ब्रॉड एरियाज होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी होता है इसके अंदर, दूसरे पे क्लाइमेटोलॉजी होता है, देन ओशियनोग्राफी होता है और लास्ट में होता है अपना बायोजियोग्राफी। वहीं अगर सोशल ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंदर हमारे ब्रॉड 2 टॉपिक होते हैं। एक होता है पॉपुलेशन का और सेकंड होता है इसमें सेटलमेंट्स का। अब पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ सकते हैं अंदर। पॉपुलेशन के अंदर हम पॉपुलेशन ब्रॉडली भी ले सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन के जो हमारे सब पार्ट्स हैं, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए हैं, अडल्ट हो गए हैं, ओल्ड एज पीपल हो गए हैं, फिर मैन वुमेन वाला एंगल आ गया है, डिसेबल्ड वाला एंगल आ गया है, कंप्लीट जो हमारी सोशियोलॉजी है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे। सेटलमेंट्स के अंदर हमारे जो सेटलमेंट पैटर्न्स हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, रूरल एरियाज हो, चाहे वो अलग अलग ज्योग्राफिक डिविजन्स के अंदर हो, चाहे थार डेजर्ट है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या हिमालयाज हैं, तो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर अलग अलग अपने को सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, इसके अंदर हमें मेजरली देखने को मिलेंगे इंडस्ट्रीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन relate this economic geography with the social geography of population and settlements। अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को
पॉपुलेशन और सेटलमेंट से जोड़ना चाहें तो अर्बन एरियाज के अंदर कैसी इकोनॉमी रहती है, रूरल एरियाज के अंदर कैसी इकोनॉमी रहती है, इसके अंदर एग्रीकल्चर वाला पार्ट कैसे आएगा। एग्रीकल्चर रूरल एरियाज के अंदर एक मेजर इकोनॉमी है, फिर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर एक मेजर रहता है, तो हम इसको उससे भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये चीज देखनी होगी कि हमें इंडिया एंड द वर्ल्ड दोनों पे फोकस रखना होगा। वर्ल्ड ओवर जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन का क्या अपना स्टेटस है, सेटलमेंट्स ग्लोबली कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अर्बन एरियाज है, जैसे अर्बन एरियाज के अंदर अभी प्लैंड सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पिछले 4-5 दशकों से चला हुआ है। ग्लोबली बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं हमारे अर्बन एरियाज को लेके, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग आ रही है हमारी, विंटर्स के टाइम पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है मेजर अर्बन एरियाज के अंदर। तो उन एस्पेक्ट से देखेंगे तो ग्लोबली क्या क्या कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से सिटीज हैं जो अच्छे अच्छे स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का फोकस रखना पड़ेगा यहां पे। ये प्रीलिम्स का था हमारा। मेंस के लिए जो हमारा सिलेबस रहेगा वो 3 ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें हमारी जो थ्योरीज है वो भी आएंगी, जो हमारा स्टैटिक पार्ट है वो भी आएगा, और साथ में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो लैंडफॉर्म्स हैं या जो अपने पास डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं, जैसे कि लेक्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गई हैं, माउंटेन्स हो गए हैं, ये सब चीजें इसके अंदर कवर होंगी हमारी। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब नेचुरल रिसोर्सेज ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है हमारा, इससे रिलेट करेंगे अपन इसको। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ग्लोबली कोल हो गया, आयरन ओर हो गई, एल्यूमिनियम ओर हो गई है। रिसेंटली अभी हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली मोनाजाइट सैंड्स के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर का गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है बजट के अंदर। तो इन चीजों को अपने को देखना है, और ज्योग्राफी के अंदर अपने को इतना टेंशन नहीं लेनी है कि हमें हर चीज याद करनी है। बस जो करंट इवेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट इवेंट्स हैं पिछले 1 साल में 2 साल में जो भी चीजें हॉट न्यूज में रही है हमारी, उन्हीं पे फोकस करना है बस अपने को। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ हमें साउथ एशिया को भी देखना है एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा अपना। सेकंड इसके अंदर रहता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है हमारा? प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का कलेक्शन करते हैं, नेचर से जुड़ा हुआ हम काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है उसको हम वैल्यू एडिशन करते हैं उसका। अगर हमने फूड ग्रेन्स लिए हैं प्राइमरी सेक्टर से, तो हम उसका ब्रेड बना सकते हैं उसकी, और ब्रेड बना के उसको मार्केट में बेच सकते हैं, तो इट कम्स अंडर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। टर्शरी सेक्टर इज अबाउट सर्विसेज। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर बहुत आगे हैं, जैसे इंडिया है हमारा। इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है क्योंकि यहाँ पे पास हमारे पास चीप लेबर है, इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन इंडस्ट्रीज को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, उनको किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर है, तो वो हमारी क्लाइमेटिक बेसिस पे होगी। अगर ड्राई रीजन है, हॉट एरिड डेजर्ट्स हैं हमारे, तो वहां पे हमारी जो ड्राउट क्रॉप्स हैं जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, वो सब होंगी। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें जहाँ पे रेनफॉल काफी अबंडेंट होती है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया है या हमारा साउथ एशिया है, उसके अंदर हमारा राइस हो सकता है। तो हमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग सेक्टर्स के फैक्टर्स अपने को देखने हैं यहाँ पे इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये अपने को वर्ल्ड का भी देखना है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के अंदर भी हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और कहां कहां पे वो लोकेटेड है, उनको अपने को देखना है। थर्ड है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना। जो ग्लोबली अर्थ के ऊपर जो भी फिनोमेना हो रहे हैं हमारे, जियोफिजिकल फिनोमेना। जियो का मतलब क्या है? अर्थ, एंड फिजिकल मतलब जो विजिबल चीजें हमारे सामने, फिजिकल जो फिजिकली प्रेजेंट है हमारे सामने, उनका जो फिनोमेना हो रहे हैं, सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, इन चीजों को अपने को स्टडी करना है। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, कभी कहीं पे होंगे, कभी कहीं पे होंगे, उसके रीजंस क्या हैं हमारे। एंड इन फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना कैसे चेंज होता है, कहां पे क्या मिलता है, उसका भी अपना रहेगा। एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस
और उन चेंजेस से क्या हमारे पास इफेक्ट आएंगे। तो ये ब्रॉडली फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट कवर कर रहा है, ये हमारा इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट कवर कर रहा है, और ये वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट कवर कर रहा है हमारा। अब सेकंड चीज आती है कि जो ये हमारा सिलेबस है, इसके लिए हम क्या सोर्स फॉलो करें। अब हमने बताया है कि हमें वर्ल्ड का भी देखना है, यहां पे देखो हमने यहां पे वर्ल्ड का भी देखना है, इंडिया का भी देखना है, तो ये सारी चीजें हमें कहां मिलेंगी। ये चीजें जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो एक कंसोलिडेटेड या सिंगल सोर्स को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप भटकते रहोगे कंटेंट के लिए, आपको ये कंटेंट यहां से चाहिए, ये कंटेंट यहां से चाहिए, यू विल वेस्ट योर टाइम। तो स्टिक टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट, लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज। तो इसके लिए जो बुक लिस्ट सबसे पहले रहेगी हमारे पास, एक तो क्लास पीडीएफ जो हम आपको डॉक्टर अमित एकेडमी पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको क्लास पीडीएफ्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ्स इन दिस इंडस्ट्री। यहां पे हम ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो एनसीईआरटीज अलोंग विद द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स लाइक जीसी लियोंग एंड सविंदर सिंह, उसके अलावा हम जो भी रिसेंट न्यूज में आ रहा है, जैसे कि अभी लगभग 1 महीने पहले वेनेजुएला के अंदर सीस्मिक डबलेट आया था, 2 अर्थक्वेक राइट विद इन द डिफरेंस टाइम डिफरेंस ऑफ 40 सेकेंड्स। तो वो सीस्मिक डबलेट क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेजर शॉक्स एंड द आफ्टर शॉक्स, वो सब चीजें हमने क्लास में कवर करवाई थी। तो जो भी आपके करंट इवेंट्स रहेंगे वो साथ साथ कवर करवाए जाएंगे। सो क्लास पीडीएफ्स हैव एवरीथिंग रिलेवेंट फॉर द एग्जाम। एनसीईआरटीज 6th to 12th, यू कैन नॉट मिस एनसीईआरटीज। आइदर यू रीड बाय योरसेल्फ, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़नी होती है एनसीईआरटीज, बहुत अच्छी बात होती है ये। आप एनसीईआरटीज पढ़ो, उसके बुलेट पॉइंट्स में शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे फ्लो चार्ट में बना लो, चाहे डायग्राम्स में बना लो, कैसे भी बना लो आप। हमारी जो क्लास पीडीएफ रहेंगी उनके अंदर एनसीईआरटीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं। जीसी लियोंग, अगेन अ ग्रेट बुक। जीसी लियोंग इज अमंग द बेस्ट बुक्स फॉर स्टैटिक पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो इसका पहला पार्ट है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा हमारा। इसके अंदर जो डायग्राम्स की क्वालिटी है, जिस तरह से डायग्राम्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिस तरह से ग्लोबल एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी काफी लेवल पर कवर की जा रही है। पार्ट 2 जो इसका है वो है बायोम्स का, और इन बायोम्स के अंदर जो जितनी भी हमारी सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो भी कवर की गई है हर एक बायोम से लेके। तो जीसी लियोंग अगेन इज अ ग्रेट बुक फॉर not only for the understanding of any particular topic but also for the examples, global examples इसमें दिए गए हैं। ओरिएंट ब्लैक स्वॉन या फिर ऑक्सफोर्ड का एटलस, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट यू कैन नॉट मिस एन एटलस। जो भी आपका न्यूज में कोई भी करंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली स्पेन एंड पोर्चुगल के अंदर, या स्पेन एंड फ्रांस, आई थिंक स्पेन एंड फ्रांस, उसके अंदर अभी फायर्स आई हुई हैं, वाइल्ड फायर्स आई हुई हैं। तो अगर आप एक ऑब्जर्वेंट स्टूडेंट हो तो आप तुरंत अपनी एटलस खोलोगे और चेक करोगे कि कहां पे फायर आई हुई है। एटलस का एक नुकसान ये होता है कि एटलस में स्टैटिक चीजें होती हैं, जो जितनी देर रखी है बस उतनी अपने को दिखती हैं। तो आज एक इसका रीसेंट अल्टरनेटिव जो आया है वो आया है गूगल मैप्स, जो मैं भी क्लास में फॉलो करवाता हूं। गूगल मैप्स के अंदर हम जितना चाहें उतना जूम कर सकते हैं और उतना डिटेल में जा सकते हैं, और हम सिर्फ जो करंट टॉपिक चल रहा है अपने न्यूज में सिर्फ वहां तक सीमित ना रह के उस एरिया के आसपास की लोकेशंस भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर स्पेन और फ्रांस की बात करें अपन, तो स्पेन और फ्रांस पे अपन जूम करेंगे अगर, तो वहां पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन सी लेक्स हैं वहां पे, स्पेन है वो कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये सब चीजें अपने को देखने को मिलेंगी जब आप गूगल मैप्स खोलेंगे अपन। ठीक है, तो मैप्स के लिए आप ये जरूर लें, इसके अंदर काफी डिटेल्स होती हैं। अब जो अपना एटलस होता है इसके अंदर करंट्स कौन सी है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, क्रॉप्स का, मिनरल्स का, रिसोर्सेज का, इंडस्ट्रीज का, बहुत सारी चीजें मिलती है अपने को इसमें। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, बट टू गो इनटू लिटिल बिट ऑफ फर्दर डिटेल्स वी कैन यूज गूगल मैप्स। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स, यू कैन नॉट मिस देम। करंट अफेयर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम। अगर आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, तो उसमें से आप मान के चलो 4 to 5 questions will be related to current affairs. You cannot write those questions effectively without newspaper or current affairs. So these are non-negotiable. Newspaper and current affairs are non-negotiable for geography subject.
अब 2026 का जो HCS का प्रीलिम्स हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ज्योग्राफी के, आपको बताने के लिए कि ये किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अगेन आई एम टू रिपीट दिस, 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटीज। जो हमारी 4 एनसीईआरटी हैं, 2 हैं हमारी 11वीं क्लास की और 2 हैं 12वीं क्लास की। इसके अंदर एक फिजिकल है, एक इंडियन है। अगेन यहां पे एक ह्यूमन है और एक इंडियन ह्यूमन है, ठीक है। यहां पे इंडियन फिजिकल है। दीज 4 एनसीईआरटीज will cover your 90 to 95% of the questions of geography in prelims examination. This ये चीज हमें कैसे पता है? क्योंकि अभी जो 2026 का prelims एग्जाम हुआ था उसमें हमने आंसर की बनाने की कोशिश की थी और आंसर की के टाइम पे हमने सोर्सेज चेक किए थे। हम अगर कोई भी आंसर पे कंक्लूजन लेके आ रहे थे कि ये इसका आंसर है तो उसका सोर्स हमने चेक करने की कोशिश की थी। उसका 90 to 95% क्वेश्चन का सोर्स हमें एनसीईआरटी से ही मिला था। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमारा एक लैंडफॉर्म का क्वेश्चन है। लैंडफॉर्म्स, लेपीज, सीफ या हॉर्न, ये किस टाइप का लैंडफॉर्म है? डिपोजिशनल है या इरोजनल है? फिर इसका एजेंट कौन सा है? जैसे कि लैंडफॉर्म्स में फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स होते हैं, एओलियन लैंडफॉर्म्स होते हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो इसमें कौन सा लैंडफॉर्म डिपोजिशनल है या इरोजनल है, या फिर उसका एजेंट कौन सा है? ग्राउंड वाटर है, विंड है या ग्लेशियर है? ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें ड्रेनेज पैटर्न का क्वेश्चन है, ये ड्रेनेज पैटर्न का, ठीक है। तो ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, सेंट्रिपिटल क्या होता है, इसमें हमारा डेंड्राइटिक क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये फिजिकल ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है। ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन ओशियनिक सरफेस आर रिकॉर्डेड एट इक्वेटर, जो कि गलत स्टेटमेंट है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशियंस इज रिकॉर्डेड ऑन देयर सरफेस, ये सही एक स्टेटमेंट है। तो ये सारी के सारी एनसीईआरटी में है। यू जस्ट ओपन द एनसीईआरटीज और उसके अंदर जो ओशनोग्राफी का चैप्टर है वो खोलो आप और उसको देखो। ये स्टेटमेंट आपको यूं क्यों देखने को मिलेगी अपने को। फिर जैसे हमारा ये ह्यूमन ज्योग्राफी का है, ये क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का है और उसके अंदर भी ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, क्लास 12th की जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो 12th क्लास की हमारी, उसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज करके एक चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप की फार्मिंग दे रखी है, नोमैडिक हर्डिंग, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो उनके अंदर जो भी फीचर्स हैं, इसके अंदर प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिविटी होती है, व्हीट प्रिंसिपल क्रॉप रहेगी यहाँ पे। तो ऐसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही लिए थे एचसीएस ने। अगेन ये इंडिया वाला है, ये इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसके अंदर ओडिशा के अंदर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिलती है, फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस। तो इसमें से अपने को सही और गलत बताना है अपने को, ठीक है। बाइलाडाला रेंज है झारखंड के अंदर, इसके अंदर हेमेटाइट मिलता है नहीं मिलता है। बेलारी, चित्रादुर्ग, चिकमंगलूर, तुक्कारू, तुमाकुरू बेल्ट कर्नाटका में है। ये आयरन ओर की है नहीं है। ये एवरी सिंगल क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर का है अपना, करंट फैलो लैंड, ठीक है। अदर देन करंट फैलो लैंड, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ये सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे। ये कॉटन का है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड नरमा। ओके, तो यू कैन नॉट, जो अपन अभी देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। तो वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू इज दैट दे फोकस टू मच ऑन द फिजिकल ज्योग्राफी, दे फोकस टू मच। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को स्किप करेंगे। डू नॉट स्किप 12th क्लास एनसीईआरटीज। 12th क्लास की एनसीईआरटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। फिर यहां पे देखो नेशनल वाटरवे, ये अगेन दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर है हमारा, एक ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है 12th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। वहां से लिया गया है ये अपना नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, ये कहां से कहां चल रहे हैं हमारे। अब हमें वैसे अगर अपन ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट दिस इज नॉट फ्रॉम करंट अफेयर, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली।
इसके अलावा अगर हम मेंस जो हमारा हुआ है, ये पहला मेंस हुआ है जब यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो किया गया है। यूपीएससी का जो पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है। यहाँ पे GS1, GS2, GS3, GS4, ये जो हमारा पैटर्न है 4 GS के पेपर होना, उस ट्रेंड को फॉलो किया गया है। तो GS1 का जो पार्ट रहता है हमारा ज्योग्राफी का, उसके अंदर इस बार 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 6 क्वेश्चंस अपन देखेंगे। डिस्कस द प्रोसेसेस ऑफ सेंसिबल हीट ट्रांसफर एंड लेटेंट हीट ट्रांसफर। सेंसिबल हीट क्या होती है हमारी, जिसके अंदर हमें टेम्परेचर डिफरेंस फील हो। लेटेंट क्या होती है, जिसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस फील ना हो, केवल स्टेट चेंज हो रही हो, बस सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो अपने को बताना है कि अब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अपने करवाया है क्लास में ये। सेकेंडली, रैपिड डिक्लाइन इन हिमालयन ग्लेशियर्स इज चेंजिंग बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ज्योग्राफिकल लैंडस्केप। जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, उससे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में ज्योग्राफिकल लैंडस्केप में चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे अपस्ट्रीम है हमारा, वहां पे क्या बढ़ रहा है, वहां पे ग्लेशियल लेक्स बढ़ रही हैं। जो हमारी रिवर्स हैं उनका फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, फिर डिक्लाइन ग्लेशियर्स के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि स्नोफॉल कम हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हमारे हैं वो धीरे धीरे डिले हो रहे हैं। जो डिस्टर्बेंसेस पहले नवंबर दिसंबर में आते थे, अभी वो मार्च और अप्रैल में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। अब ये दिस इज कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड। You will not find this question in any static book, be it NCERT और सविंदर सिंह और जीसी लियोंग, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स। अपने को एग्जांपल देने होंगे, या तो जम्मू कश्मीर में कहीं कुछ चेंज हुआ हो, या हिमाचल में, या उत्तराखंड में, या हमारा सिक्किम अरुणाचल, कहीं पे भी कुछ तो चेंज हुआ होगा। करंट अफेयर में डेफिनेटली चीज आई होगी है, तो वहां पे अपने को एग्जांपल भी देने हैं इसके। फिर एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स एंड एनालाइज द रीजंस फॉर देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन माउंटेनियस रीजन्स। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन अपने को मिल जाएगी, अपने को जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसके अंदर अपने को डेफिनेशन मिल जाएगी उसकी। अब रीजंस जो हैं वो भी अपने को मिल जाएंगे, लेकिन जो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे, इसमें क्या दिया गया है कि एंड देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन माउंटेनियस रीजन्स। इसका मतलब ये है कि जो रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं, अगेन दिस इज करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस, कि जो रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं उसके क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे। Soil forming processes play a key role in determining the nature and type of soil across the world. This is a static question. Elucidate this statement in light of USDA soil taxonomy. तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है ये, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी अपनी खुद की एक क्लासिफिकेशन है सॉइल्स की। ठीक है, इसकी सॉइल टेक्सोनॉमी है, सॉइल क्लासिफिकेशन है। तो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस होती हैं, जैसे एलुवियल सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल्स आर डिपोजिशनल सॉइल्स, जो कि जब रिवर्स इरोजन करके लेके आती हैं तो डिपॉजिट करती हैं। डेल्टाइक सॉइल्स आर डिपोजिशनल सॉइल्स। लेटराइट सॉइल्स वो बनती हैं हमारी लीचिंग से, जब आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर रह जाता है और सिलिका नीचे लीच कर जाता है। ठीक है, पोडजोल्स, एरिड सॉइल्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। सेलाइन सॉइल्स बनती है हमारी जब कैपिलरी रिएक्शन होता है ज्यादा। तो अलग अलग इसमें 12 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं इसके अंदर, और उन सभी टाइप्स के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो हो रही हैं। तो दिस इज ए स्टैटिक क्वेश्चन। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज मॉडिफाई द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट बायोम्स। हमारे जो फॉरेस्ट बायोम्स हैं, जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी हैं, फिर सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस हैं, फिर उसमें टुंड्रा है, टाइगा है, मिड लैटिट्यूड्स के हैं, माउंटेनियस रीजन्स के हैं हमारे। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो इस नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इंपैक्ट कर रही हैं। जैसे मान लो अगर अपन माउंटेनियस की बात करें, तो माउंटेनियस रीजन्स के अंदर क्या हो रहा है, हम रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी कर रहे हैं हम, इसके साथ साथ हम वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी, टूरिज्म बढ़ रहा है, उसकी वजह से होटल्स बन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, तो माउंटेनियस जो फॉरेस्ट बायोम रहेगा हमारा, माउंटेन फॉरेस्ट रहेंगे, उनके अंदर डेंसिटी कम हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स का कमर्शियल कल्टीवेशन करने के लिए मोनोकल्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी कैंपा जो फंड्स होते हैं हमारे, उन फंड्स के अंदर मोनोकल्चर्स को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट।
तो ह्यूमन एक्टिविटीज अपने को यहां पे अगेन कंप्लीटली करंट बेस्ड, यू विल नॉट फाइंड, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है मिल जाए एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द फॉरेस्ट बायोम्स, बट उसमें अपने को स्टैटिक पार्ट मिलेगा उसका। करंट एग्जांपल्स जो रहेंगे, जैसे कि अभी मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि फिनलैंड के अंदर क्या हो रहा है, फिनलैंड के अंदर जो पीट सॉइल्स हैं, पीट सॉइल्स क्या होती हैं, जो वाटर लॉग्ड होती हैं, जहां पे पानी ज्यादा भर जाता है, उसकी वजह से पीट सॉइल बनती है हमारी। तो पीट सॉइल क्या करती हैं, एक जो कार्बन है उसको स्टोर करके रखती है। पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं पानी के अंदर वो फुली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है जिसके अंदर, और उसके अंदर क्या होता है फिर जो पेड़ों के पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उसके अंदर एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से वहां पे कार्बन स्टोर रहता है। फिनलैंड ने क्या किया है कि उन वाटर लॉगिंग कंडीशंस को चेंज करने के लिए पानी वहां से बाहर निकाल दिया। अब पानी बाहर निकालने से क्या हुआ, वो जो कंप्लीट कार्बन था वो सारा डिकम्पोज होने लग गया, अब वो CO2 बाहर रिलीज हो रही है हमारी। अब ये चीज रियलाइज फिनलैंड को अभी हुई है, और रिसेंटली क्या कर रहा है, वो वापस से रिक्लेम कर रहा है सोइल को, पीटी सोइल्स को। तो ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, पीटी सोइल्स के अंदर अलग टाइप के फॉरेस्ट जनरेट हो रहे हैं, और फिनलैंड ने जो करना चाहा था, उन्होंने मोनोकल्चर्स को प्लांट प्रमोट करना चाहा था। तो इसलिए अपने को जो भी ग्लोबली चीजें हो रही हैं वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है, और करंट अफेयर में जो भी आता है, चाहे वो इंटरनेट से पढ़ें आप, चाहे वो न्यूज़पेपर से पढ़ें आप, चाहे किसी मंथली मैगजीन से पढ़ें आप, उन सब टॉपिक्स को अपने स्टैटिक के नोट्स के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। वो अपन आगे बताएंगे अभी आपको। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स, अगेन सी एग्जांपल्स, क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्किंग फॉर एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स आपको करंट से ही देने होंगे। यू कैन नॉट स्किप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन्स फॉर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेसिफाइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बायोम्स, कौन से टाइप के फॉरेस्ट बायोम में क्या चेंज हुआ है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे। हाउ डू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी इन हरियाणा, ये दिस इज हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो हरियाणा में क्या हो रहा है, रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है, जो धान की खेती होती है उससे पानी बहुत ज्यादा निकालना पड़ता है अपने को। हमारे पास रिवर्स नहीं है जितनी, जैसे पंजाब है, पंजाब में बहुत सारे रिवर्स हैं, हमारे पास हरियाणा में रिवर्स नहीं है। हमारे पास जो यमुना रिवर है वो यमुनानगर के अंदर ताजेवाला बैराज है, वहां पे हम उसकी एक नहर निकालते हैं, और वही नहर है जो हरियाणा में थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके अलावा हम ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर का यूज करने की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है, उसके साथ साथ सेलिनिटी भी बढ़ रही है हमारी। तो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, जब पानी रहेगा ही नहीं जमीन में तो हम खेती कहां से करेंगे। तो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने के लिए हमको राइस से शिफ्ट करके कहीं और जाना होगा। हमें वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज अपनानी होंगी, जैसे कि अमृत धरोहर करके एक स्कीम थी जिसके अंदर हम गांव के अंदर जोहड़ को रिनोवेट कर रहे थे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हरियाणा की स्कीम है एक, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, उसके लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने को, राइस से शिफ्ट करना है अपने को वैसी क्रॉप्स में जो पानी ज्यादा यूज नहीं करती हैं, ठीक है। तो दिस इज अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। एलुसिडेट विद रीसेंट एग्जांपल्स, यहां पे भी एग्जांपल पूछ लिए। एग्जांपल्स हैज टू बी लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर एग्जांपल्स, बस उससे ज्यादा पुराने एग्जांपल नहीं देने यहां पे, ठीक है। तो अपने को मतलब ये चीज बताने का पर्पस ये था कि प्रीलिम्स के लिए आपको एनसीईआरटी विल बी मोर देन सफिशिएंट, मेंस के लिए यू हैव टू वर्क लिटिल बिट हार्डर, वी आर हियर टू हेल्प यू। मैंने एक प्रोमिस किया है बच्चों को, और वो मैं खुद भी करना चाहता हूं, वो ये है कि मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हर रोज, तो उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, चाहे वो स्टैटिक ज्योग्राफी से हो, फिजिकल ज्योग्राफी से हो, या ह्यूमन ज्योग्राफी से हो, वो उसके मैं पीडीएफ बना के, नोट्स बना के बच्चों को दे देता हूं। तो अभी तक तो क्या कि क्लासेस चल रही हैं, तो क्लास चल रही है तो मैं उसको क्लास में इंटीग्रेट कर देता हूं, लेकिन एक बार जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी ज्योग्राफी की, उसके बाद फिर मैं ऐप पे अलग से अपलोड करवाया करूंगा ऐसे टॉपिक्स को। अब आता है कॉमन मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, इवन वी हैव मेड दीज मिस्टेक्स। जब हमने प्रिपरेशन शुरू की थी शुरू में, तो हमने रिपीटेडली वो मिस्टेक्स की थी, बाद में जब वो मिस्टेक्स करेक्ट करी तभी थोड़ी बहुत सक्सेस मिली हमें इस एग्जाम में। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वो करते हैं रोट मेमोराइजेशन, रट्टे मारते हैं। सिलेबस इतना बड़ा है, आप कितने रट्टे मारोगे, रट्टे मारने से काम नहीं चलने वाला अपना।
ओवर रीडिंग ऑफ एडवांस्ड बुक्स, जैसे कि मान लो सविंदर सिंह बुक है, सविंदर सिंह एक एडवांस बुक है ज्योग्राफी की, जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो हम खुद अपनी तरफ से इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ वो वाला पोर्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में काम आएगा। तो हम सिर्फ उतना ही पोर्शन इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप खुद मत पढ़ने बैठ जाना इस बुक को। खुद आप इस बुक को पढ़ने बैठ गए तो आपको 2-3-4 महीने लग जाएंगे और बुक खत्म भी नहीं होगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, सविंदर सिंह को समझने के लिए ऑप्शनल लेवल की नॉलेज चाहिए होती है आपको। ऑप्शनल लेवल पे अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ रखा है तभी आप इस बुक को समझ पाएंगे। तो आप नॉट ओनली यू विल गेट कंफ्यूज्ड, you will read those materials which are irrelevant for the examination and it will waste your time. So do not read advanced books. Ignoring atlas, I mean over reading नहीं करनी है, ठीक है, you can have one look but do not over read it. Ignoring atlas और Google Maps, जो हमने sources में बताया था, sources के अंदर जो atlas है, Google Maps है, उनको you cannot ignore them. Whatever you see in the current affairs, in the current news, तो उस चीज को आप जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड करें, उसके बारे में रिसर्च करें। कोशिश करें कि आप गूगल मैप पे 10 से 15 मिनट उस जगह पर बिताएं, उसको थोड़ा जूम करें, जूम आउट करें, जूम इन करें, थोड़ा सा उसके लेफ्ट में जाएं, थोड़ा राइट में जाएं, थोड़ा ऊपर जाएं, थोड़ा नीचे जाएं, देखो आसपास क्या हो रहा है वहां पे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, पर्शियन गल्फ चल रही है, तो पर्शियन गल्फ के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर कौन सा सी लगता है, उसके नीचे आएंगे तो अपने को रेड सी मिलेगा, रेड सी के साथ एक गल्फ ऑफ एडन है, फिर वहां पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, वहां पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ऊपर अपन देखेंगे तो ईरान के अंदर कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। तो ऐसे जब आप थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रुको, आप वहीं पे 10 मिनट रुको, वहां पे नजर फेरो, जूम करो, जूम इन करो, जूम आउट करो, चाबहार पोर्ट आप देखोगे, चाबहार पोर्ट कहां पे है, ग्वादर पोर्ट कहां पे है। ठीक है, तो गूगल मैप का यूज आप जरूर करो। इंस्टाग्राम का छोड़ दो, डू नॉट यूज इंस्टाग्राम, डू नॉट यूज इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इंस्टेड यूज गूगल मैप्स। और इसमें मैं आपको जो अपने सोर्सेज थे, सोर्सेज के अंदर मैं आपको एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा, बट इट कैन वेस्ट योर टाइम, सो यूज दैट सोर्स वेरी वेरी डिलिजेंटली। वो सोर्स रहेगा हमारा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है डाउन टू अर्थ करके। डाउन टू अर्थ जो हमारा क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, इनकी बहुत अच्छी अच्छी अपने को एनालिसिस करके देता है। साथ में जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एनवायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी है हमारी, या गवर्नमेंट ने जो प्रोमिसेस किए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोप 15 के अंदर, या भी रिसेंटली ग्लासगो में जो समिट हुई थी उसके अंदर जो हमने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को रिवाइज किया था, तो उन सब की एनालिसिस करता है ये डाउन टू अर्थ। आप इस चैनल को फॉलो करो। डाउन टू अर्थ एक मैगजीन भी आती है, आप उस मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हो। तो लेकिन आपको इसको जुडिशियसली यूज करना है। इसको आप एक काम करो, वीक में सिर्फ एक बार इस पे जाओ और एक वीक में जो भी जिसकी भी इतनी वीडियोस आई हुई हैं इसकी, आप वो 1 घंटे 2 घंटे में वीडियोस देख लो और उसके साथ साथ फिर उसके नोट्स बना लो, उसके बाद फिर यूट्यूब से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो डेली इसको खोल के नहीं बैठना है अपने को। स्किपिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटीज होती हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं और 12वीं क्लास को स्किप कर देते हैं। डू नॉट डू दैट। 12वीं क्लास की एनसीईआरटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अपने को स्किप नहीं करना है। फिर अब मेंस स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं। मेंस के अंदर आप एक बड़ी मिस्टेक ये करोगे कि आप डायग्राम्स नहीं बनाओगे। ज्योग्राफी के अंदर आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, जैसे कि हम क्लास में क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर मेंस जो पीवाईक्यूज हैं यूपीएससी के या एचसीएस के, वो हम क्लास में दे रहे हैं बच्चों को करने के लिए। जैसे कि मान लो जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो गई है, क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो गई है, तो खत्म होने के बाद हम पीवाईक्यूज दे रहे हैं बच्चों को सोल्व करने के लिए। और उसमें एक लड़की है समीक्षा, आई रियली रेस्पेक्ट हर, क्योंकि उसने दोनों बार आंसर लिखे हैं और फीडबैक जो हमने दिया है उसको इंप्लीमेंट भी किया है। तो उसमें हमने शुरू में फीडबैक ये दिया था कि आप डायग्राम्स थोड़े कम ऐड कर रही हो, डायग्राम्स ऐड करो, एंड सेकंड टाइम शी इंक्लूडेड डायग्राम्स वेरी मच। ठीक है, तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स। एक मिस्टेक्स आप ये करोगे कि आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं लिखोगे। बुलेट पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखना है, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने अपने को। ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको दिमाग लगाना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है कंटेंट, यार कहाँ कंटेंट है। अब बुलेट पॉइंट्स में कंटेंट लिखो। देखो अब मैंने एक अपने ये 4 पॉइंट लिखे हैं, मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया, नोट ड्राइंग डायग्राम्स, नोट यूजिंग बुलेट पॉइंट्स।
नोट इंक्लूडिंग लेटेस्ट केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स। तो ये चीजें क्या है, आप समझ गए इस चीज से, बस मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, 3 वर्ड में आप समझ गए। अगर मैं इस पे एक पैराग्राफ बना दूं कि एस्पिरेंट्स यूजुअली अवॉइड एडिंग डायग्राम्स इन देयर आंसर्स एंड डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल, मैं इतना लिख दूंगा आपको, आप बोले क्या बोर कर रहा है यार ये, ठीक है। तो यहां पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखो, क्रिस्प पॉइंट्स लिखो। एग्जामिनर को ये बस यही पॉइंट चाहिए। एग्जामिनर इज नॉट लुकिंग एट योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, नहीं देख रहा है वो आपको इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम में देखना पड़ेगा आपको। यहां पे क्या होगा, आपको कंटेंट देना है बस एग्जामिनर को, और इजी लैंग्वेज में देना है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में देना है। थर्ड है नोट इंक्लूडिंग लेटेस्ट केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स। जैसे मैंने मेंस का पेपर दिखाया आपको इस साल का, उसमें एग्जांपल्स पूछ रखे हैं खुद से पेपर ने, क्वेश्चंस के अंदर एग्जांपल पूछ रखे हैं कि इसका एग्जांपल दो, इसका भी एग्जांपल दो, इसका भी एग्जांपल दो। तो जब एग्जांपल पूछ रखे हैं तब तो अपने को इंक्लूड करना ही है, लेकिन अगर एग्जांपल नहीं भी पूछ रखे हैं, इवन देन यू इंक्लूड द एग्जांपल्स, ठीक है। तो लेटेस्ट जो केस स्टडीज है हमारी, लेटेस्ट एग्जांपल्स है ज्योग्राफी के, वो अपने को सारे के सारे इंक्लूड करने हैं। इसमें अगर मान लो जैसे कि अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का क्वेश्चन अगर आता है, अर्थक्वेक का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें वेनेजुएला का एग्जांपल डाल दो आप, ठीक है। अभी माउंट एटना फटा है, वोल्केनिज्म का क्वेश्चन आ गया तो माउंट एटना का एग्जांपल डाल दो। सुनामी अभी रिसेंटली नहीं आई है, लेकिन सुनामी का क्वेश्चन आता है तो जो लेटेस्ट सुनामी आई हुई है जो सबसे डेंजरस है उसका एग्जांपल डाल दो आप, ठीक है। तो यू हैव टू इंक्लूड केस स्टडीज एग्जांपल्स इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वेयर इट इज पॉसिबल। फोर्थ है आइसोलेटिंग स्टैटिक फ्रॉम करंट। जब आप नोट्स बनाओगे तो आप नोट्स ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना कि स्टैटिक की जो बुक्स है आपकी एनसीईआरटी हो गई हैं उनके आपने अलग से नोट्स बना लिए हैं और आप न्यूज़पेपर के नोट्स अलग से बना रहे हो, ऐसा मत करना। आपको क्या करना है, जो भी स्टैटिक के आपने नोट्स बनाए हैं, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स, अर्थक्वेक के नोट्स बना लिया आपने, अर्थक्वेक के नोट्स बनाने के बाद एक पेज आप छोड़ दो खाली, वो सिर्फ इसके लिए रहेगा कि आप अर्थक्वेक के बारे में जो भी करंट अफेयर आएंगे उसको आप वहां पे ऐड कर पाओ, ठीक है। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके पर्सपेक्टिव से अर्थक्वेक का कुछ चेंज हुआ है लॉ में या गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में, तो उसको भी वहां पे ऐड कर दो आप, ठीक है। ये ब्रॉडली मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स करते हैं जिसको हमें अवॉइड करना है। उसके बाद आता है हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। हम इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं। वैसे तो हम क्लास में आपको क्लास पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है, आप उस पर रिलाई कर सकते हो 100%। सेकेंडली जो चीज है हमारी वो ये है कि अगर आप जो हम क्लास में आपसे आंसर राइटिंग करवा रहे हैं वो भी आप करते हो तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। फिर भी स्टूडेंट्स काफी क्या करते हैं कि वो खुद के नोट्स बनाए हुए पढ़ना चाहते हैं, वो तो खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सलाह ये दूंगा, नंबर 1 ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग के अंदर नोट्स ना बनाएं। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स ना बनाएं, एटलीस्ट आप 2 बार पढ़ें, जरूर 2 बार पीडीएफ से पढ़ें क्लास की, उसके बाद बुक से पढ़ें, थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाएं। और थर्ड रीडिंग में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। ये जो पहला पॉइंट है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी ये डिटेल में बताऊंगा। ये देख लेते हैं, यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स विद कीवर्ड्स। नोट्स में अपने को भारी भारी पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। आप अगर पैराग्राफ लिखने बैठ गए हो भारी भारी तो क्या होगा, एग्जाम टाइम जब आएगा तो रिवीजन में बहुत टाइम लगेगा और आपको ये लगेगा यार इससे बेटर बुक ही पढ़ लूं मैं, बुक में भी तो इतना ही दे रखा है, ठीक है। तो डायग्राम्स का यूज करो, फ्लो चार्ट्स का यूज करो और कीवर्ड्स का यूज करो, केवल कीवर्ड्स का यूज करो। बस आपको इतनी रीडिंग लगानी है, जैसे कि मैंने 2 रीडिंग बताई आपको, तो 2 रीडिंग का मतलब क्या है कि क्लास में आपने समझ लिया है, उसके बाद आप 2 बार बुक पढ़ लो, उसके बाद चीजें आपको इतनी समझ में आनी चाहिए कि आपको एक कीवर्ड ही पहचानना है बस, उस कीवर्ड के बाद उस कीवर्ड के बारे में सब कुछ आपके दिमाग से निकलना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसका मतलब ये है इस पॉइंट का। इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स पार्ट अलोंग विद स्टैटिक नोट्स। जो करंट अफेयर पार्ट है वो आपको स्टैटिक के नोट्स के अंदर ही इंक्लूड करना होगा, ताकि जब रिवीजन करने बैठें तो आपको उस स्टैटिक पार्ट की रेलेवेंस पता हो। आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ कवर होते रहेंगे इससे। यूजिंग बुलेट पॉइंट्स एंड नोट बिग पैराग्राफ्स, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, एनालाइजिंग पीवाईक्यूज एंड दस ओपनिंग अप ऑल द टॉपिक्स इन वेरियस डायमेंशंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो इंडस्ट्रीज एक टॉपिक है, ये मैंने क्लास में बच्चों को बताया भी है। इंडस्ट्रीज मान लो एक टॉपिक है, इंडस्ट्रीज के अंदर मान लो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैं जस्ट सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं।
मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको ये हर टॉपिक के लिए आप अगर कर सकते हो तो करो इस चीज को। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले इंडिया में क्या स्टेटस है, हमारी कितनी आउटपुट है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इसके अंदर, कितना इसका इकोनॉमी का साइज है। नंबर 2 है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव्स टू रिजोल्व दोज इश्यूज, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए। नंबर 4 है ग्लोबल बेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लोबली कौन सा कंट्री है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट है एंड वाई। इसमें कॉटन प्रोडक्शन आएगा सबसे पहले, कौन सा कंट्री है जिसके अंदर कॉटन प्रोडक्शन बेस्ट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में है या सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है। उसके साथ साथ वो अपने कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करके कपड़े बना रहा है, तो कौन सा कंट्री है जो ये बेस्ट काम कर पा रहा है, एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, ये बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा बना रहा है, सबसे सस्ते दाम में बना रहा है, ठीक है, वो अपने को देखना है। फिर गवर्नमेंट ने कोई कमिटी बनाई है या कोई रिपोर्ट आई है किसी की जिसमें कमिटी की कोई रिकमेंडेशन हो या रिपोर्ट के अंदर कुछ इश्यूज हाईलाइट किए गए हों, ठीक है। तो अपने को यह देखना है कि गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बनाई है, उसकी कोई रिकमेंडेशन है, मान लो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बनाई हो और उस कमेटी की रिकमेंडेशन हो। जैसे कि अपन पॉलिटी में देखते हैं, पॉलिटी के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन है, उसके अंदर सरकारी कमीशन आता है, हमारा पंची कमीशन आता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन है बहुत सारी, गवर्नमेंट अगर उनको इंप्लीमेंट करती है तो चीजें बेटर हो सकती हैं। इसी तरह से अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई कमेटी बनी हुई है, उसकी कोई रिकमेंडेशन है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें अपन ये डाल सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारा, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, हमने सब कुछ देख लिया है कि ग्लोबली बेस्ट कंट्री कौन सा है, गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को समझ भी रही है, उसके लिए कोई स्कीम भी लेके आई है, ठीक है। तो अपने को यहां पे वे फॉरवर्ड बताना है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। इससे क्या हो रहा है कि हम इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को अलग अलग डायमेंशंस में खोल के, ठीक है। इसमें एक चीज ये भी आएगी, हाँ, इंडियन स्टेटस जो है इसके अंदर एक भी आएगी लोकेशनल फैक्टर्स। ज्योग्राफी के अंदर लोकेशनल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकेशनल फैक्टर्स को स्किप हम नहीं कर सकते। लोकेशनल फैक्टर्स फॉर एनी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री कहीं पे लोकेटेड है तो क्यों है। ज्योग्राफी का मतलब ही यही है ना, ज्योग्राफी का मतलब है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो गुजरात में और महाराष्ट्र में ज्यादा है तो वहां पे क्यों है, क्योंकि वहां पे ब्लैक कॉटन सोइल है, वहां पे ब्लैक कॉटन सोइल कॉटन के प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करती है। उसके अलावा वहां पे बिजनेस कम्युनिटीज हैं, उसके अलावा वहां पे अंग्रेजों ने सबसे पहले कॉटन मिल्स लगाई थी, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो जो भी फैक्टर्स रहेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री कहीं एक जगह पे लोकेटेड है तो वो क्यों है, ठीक है, वो फैक्टर्स अपने को देखना है, इसके भी देखना है, और या फिर आप जो भी इंडस्ट्री करोगे उसके देखने पड़ेंगे अपने को। तो इससे क्या कर रहे हो आप, इससे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीटली ओपन अप कर रहे हो, और उस ओपनिंग अप से क्या हो रहा है कि आपका खुद का भी दिमाग खुल रहा है, आप उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के 2 से 3 घंटे बिता रहे हो, आपके दिमाग के अंदर चीजें जाएंगी। और इन सब चीजों के लिए आपको इंटरनेट का यूज करना है। डू नॉट यूज एआई का यूज मत करना, बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव ट्राइड दिस एंड दे हैव गॉट द रॉन्ग डेटा एंड रॉन्ग फैक्ट्स। एआई जो है वो कौन सा डेटा सेट उठा रहा है, वो कभी कभी पुराना डेटा सेट उठा लेता है। तो आप कोशिश करो कि एआई का यूज ना करो, मैन्युअली आप थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। इट विल बी अराउंड लाइक से 15 से 20 दिन लगेंगे आपको, जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स है हमारे, या फिजिकल के भी हैं, फिजिकल में जो करंट हमारे जिनसे रिलेटेड करेंगे तो उनके लिए भी आपको 15 से 20 से 25 दिन लग जाएंगे, बस इतना ही करना है आपको, उसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं अपने। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझाई है मैंने, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको क्या क्या इसमें चीजें अपने को देखनी है। सबसे पहले
तो जो ज्योग्राफी है उसका इंपोर्टेंस बढ़ा है यूपीएससी के अंदर। एचसीएस के अंदर हमेशा से 15 ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस आते रहे हैं। ये हमारा सिलेबस है, सिलेबस बहुत कम दे रखा है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे, आप क्लास नोट्स हैं जो हमारे, उसमें जो भी टॉपिक्स हम करवा रहे हैं आपसे, वो टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तो सिलेबस आपको इजी लगने लगेगा थोड़ा सा। ये बुक लिस्ट है, आपको बुक लिस्ट ये फॉलो करनी पड़ेगी। क्लास की पीडीएफ विल बी मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी रहेगी, जीसी लियोंग रहेगी, एटलस का यूज करो या फिर गूगल मैप्स का यूज करो। न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और डाउन टू अर्थ चैनल, डाउन टू अर्थ हो गया, नेशनल ज्योग्राफी भी यूज कर सकते हो आप। जो भी बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जिनके अंदर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो टॉपिक्स हमारे वो कवर कर सकते हैं। बट डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन यूट्यूब। देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व हियर। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपका, आप यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे जाने के बाद आप टाइम वेस्ट करने लग गए, शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग गए, तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। तो इट इज अ रिस्की थिंग। सो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, ट्राई टू कंट्रोल योर अर्जेस टू गो फॉर द शॉर्ट्स। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस देखे थे बहुत सारे। प्रीलिम्स इज कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड मेंस हैज मेन फोकस ऑफ करंट अफेयर्स, करंट एग्जांपल्स, इस पे ज्यादा फोकस है हमारा मेंस का। ठीक है, ये अपने को मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, रट्टा नहीं मारना है अपने को। एडवांस लेवल की बुक्स को बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ लो, उसके अलावा हम क्लास नोट्स में दे रहे हैं आपको। एटलस या गूगल मैप को इग्नोर नहीं करना है, ट्राई टू यूज गूगल मैप्स, स्पेंड सम टाइम 10 to 15 मिनट्स ऑफ टाइम। ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं करना है। फिर मेंस के अंदर अपने को डायग्राम बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है, लेटेस्ट केस स्टडीज एग्जांपल का यूज करना है, क्वेश्चंस खुद से पूछ रहे हैं। स्टैटिक और करंट को आइसोलेट नहीं करना है हमको, स्टैटिक के साथ साथ करंट को अपने को इंक्लूड करना है। और नोट्स बनाने के लिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसको फॉलो करो, साथ में कोशिश करो कि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स में नोट्स बनाओ, ताकि जब रिवाइज करोगे आप तो क्विकली रिवीजन होगा आपका, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन होगा। करंट अफेयर को आप स्टैटिक के साथ इंक्लूड करो, जो अपने मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वही यहां पे बता रहा हूं बस मैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट का यूज करो और पैराग्राफ्स का यूज नहीं करना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स का यूज नहीं करना है अपने को नोट्स बनाने में। ओके, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू गाइज। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और साथ में आप एचसीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप डॉक्टर अमित एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हम मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं जिसमें एक फैकल्टी को स्टूडेंट्स का मेंटर बनाया जाता है। आप हमारे पास, आपके पास हमारा फोन नंबर रहेगा, जब भी चाहे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स रिजोल्व कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।